Hello and welcome to Sarkari Pariksha. This is Monica and I am back with another video on the REAT exam. So guys, हम REAT English की बात कर रहे थे अभी तक. अगर आपने बाकी के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा हमने सारे मेजर टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं और आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑफ इंग्लिश पेडागोजी. इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो हम रीट के एग्जाम में आपका 12 से 15 मार्क्स का इंग्लिश पेडागोजी के से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन टॉपिक्स को ध्यान से करके चलें. ठीक है. सो इंग्लिश पेडागोजी के अभी तक हमने कई टॉपिक्स देख लिए हैं, उनसे आए क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं एंड आई होप आपको ये वीडियोस यूजफुल साबित हों आपके प्रेपरेशंस में एंड आई होप आपके प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रहे हों क्योंकि एग्जाम अब बहुत ही ज़्यादा पास आ चुका है. Okay guys, so let's have a look at another video today. The topic of today's video is challenges of teaching English. See guys, whenever we are talking about teaching a language in a particular setting, so हम as teachers and as learners certain challenges, certain problems को face करते हैं. ठीक है. तो उन challenges को पता करना, उनका rectification ढूंढना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है as teachers. Okay, so that is what we are going to understand today कि इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और हम उन्हें कैसे कैसे समझ सकते हैं और सही कर सकते हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक. ओके, मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया. सी इंग्लिश इंडिया में एज अ लैंग्वेज सेकंड होता है, मतलब आपका सेकंड लैंग्वेज की तरह आप पढ़ते हो, आपका मदर टंग नहीं होता है. राइट. सो आप यू आर स्टडिंग दिस लैंग्वेज. Okay, you are not acquiring this language, you are learning or studying this language. Understood? So थोड़े से जो है आपको challenges face करने पड़ते हैं and as teachers पढ़ाने में इंग्लिश भी challenges face करने पड़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आप लोगों ने 12-14 साल इंग्लिश पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट. राइट. एज अ मेन सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड इंग्लिश. आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपने ग्रामर पढ़ा है, वोकैबुलरी पढ़ा है, एवरीथिंग. येट व्हेन इट कम्स टू हैविंग सर्टेन कम्युनिकेशन स्किल्स वो लैक कर जाते हैं. बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं वो लैक कर जाते हैं. क्यों लैक कर जाते हैं? बिकॉज पढ़ाने के मेथड्स में या फिर जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ रहे थे उस सब्जेक्ट को, वहाँ पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो प्रॉपरली एक्वायर या लर्न नहीं कर पाए इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज. अंडरस्टूड? सो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस. नंबर 1 आता है आपका ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं एज टीचर्स, दैट आर ओवरक्राउडेड क्लासरूम्स. ठीक है. ओवर पॉपुलेशन क्लासरूम्स में हो जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो आप फोकस नहीं डाल पाते हो. ठीक है. आप देयर विल बी नो एक्टिविटीज. राइट. आप इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटीज नहीं करा सकते. राइट. तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं. आप इफेक्टिवली इंडिविजुअल पे अटेंशन नहीं डाल पाते हो. ठीक है. इंडिविजुअल लर्नर्स पे अटेंशन नहीं दे पाते हो एंड आप एक और चीज नहीं समझ पाते हो कि विद इन एन ओवरक्राउडेड क्लासरूम जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट सोशल लिंगुअल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी आते हैं. तो उन सबको सेम उसमें लेके चलना पड़ता है हमें एंड दैट इज व्हाई वी स्ट्रगल विद टीचिंग लैंग्वेज देयर. ओके. तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? दैट डिविजन ऑफ ग्रुप्स इन क्लासरूम. राइट. हम क्लासरूम में ग्रुप्स बना सकते हैं एंड देन वी कैन हैव अ peer group studying method. राइट. peer group studying method में क्या है कि हम सेम तरीके के बच्चों को इकट्ठे रख सकते हैं, सेम कैपेबिलिटीज के बच्चों को, एंड देन वी कैन help them with different activities that suit their IQ या their understanding. Okay, so that would be helpful for the students. Okay, so these are certain points that we need to remember. Next आता है हमारा school environment. Another important thing, another important challenge that we face as teachers is the school environment. School environment की बात करें तो lack of facilities हो सकता है. Right? लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से भी लर्निंग में प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं. ठीक है. और आपका जो
एनवायरनमेंट होता है, जो आपका स्कूल एनवायरनमेंट होता है, वो इंडिया में इस तरीके का नहीं है वेयर यू कैन हैव एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। बोलने के लिए हमारे पास है, लेकिन टिल डेट वी आर फॉलोइंग द ओल्ड रिजीम ऑफ टीचिंग। हम सिंपली पढ़ाते रहते हैं एंड देयर आर नो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ऑन द लर्निंग टेकिंग प्लेस इन द क्लासरूम। सी क्या होता है, एक क्लासरूम है, वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं and the teacher is speaking and the students are listening passively, there is no interaction, right? तो एक स्कूल एनवायरनमेंट इस तरीके का बना दिया गया है जहां पर क्वेश्चंस पूछना इनकरेज नहीं किया जाता है, राइट? तो अगर हम उस चीज को सॉल्व कर सके, अगर हम उस चीज को हटा पाए, अगर हम एनकरेज करें क्वेश्चंस पूछना, एक इंटरैक्टिव क्लासरूम सेटिंग बनाए, तो हमारी ये प्रॉब्लम चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आता है करिकुलम, स्कूल करिकुलम। सी स्कूल करिकुलम जो होता है बहुत ही रिजिड होता है ना, स्पेशली इन द ओल्डन टाइम्स। अब तो इट्स बेटर कमिंग विद द कमिंग ऑफ सीसीई, काफ़ी बेटर हो गया है, काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, राइट? अर्लियर ऑन क्या होता था, इंग्लिश टीचिंग में स्कूल करिकुलम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और वो बहुत ही रिजिड होता था। पर्टिकुलर टाइप के ही चैप्टर्स आते थे, पर्टिकुलर टाइप के ही एक्सरसाइजेस होते थे, तो कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशंस आप नहीं कर सकते थे, कोई नए तरीके आप नहीं इंट्रोड्यूस कर पाते थे। ओके, सो ओवरऑल जो टीचिंग होता था, दैट बिकेम रिजिड, दैट बिकेम अनइन्फ्लुएंशियल। तो उसके वजह से भी लर्निंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी, लर्नर्स फेल टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख नहीं पाएंगे, इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे, कन्वर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिजिड तरीके से पढ़ाई हुई थी। ओके, let's move on. Faulty reading habits, again this is very important. रीडिंग को as such हमारे क्लासरूम्स में इन इंडिया इतना इनकरेज नहीं किया जा सकता है। इसका वन ऑफ द मेजर रीजंस जो हमने पहले देखा, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में, आपके 50 to 60 स्टूडेंट्स है, यू कैन नॉट आस्क एवरी इंडिविजुअल टू रीड आउट अलाउड, राइट? आप रीडिंग को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? दैट इज वाई रीडिंग फॉल्टी हैबिट्स हमारे बन जाते हैं, फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें इंग्लिश लर्न करने में जो है प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स रीड बाय पुटिंग फिंगर्स ऑन द वर्ड्स, ठीक है? ये आपको बचपन में सिखाया भी जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, आप फिंगर रख रख के पढ़ो, उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन घटता है, बिकॉज आपका ध्यान आपके फिंगर पे रहता है, अंडरस्टूड? वर्ड्स पे नहीं रहता। यू वोंट बी पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स यू आर रीडिंग। स्पेशली ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे पास, एज टीचर्स वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, कि स्टूडेंट्स आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट गेसिंग द वर्ड्स, दे आर नॉट रीडिंग द वर्ड्स, दे आर सिंपली गेसिंग द वर्ड्स। वो फर्स्ट 3 लेटर्स देख के या 2 लेटर्स देख के वर्ड को गेस कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने वो फिंगर रीडिंग मेथड सीखा होता है। ओके, sometimes some children move backwards rather than going forwards, and many times they read in low murmuring voices। ठीक है, अलाउड रीडिंग ना होने की वजह से भी क्या होता है, स्टूडेंट्स पिछड़ते चले जाते हैं रीडिंग हैबिट्स में, एंड दे आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली इन loud voices। okay, so this is very important, another challenge that we face। देन वी हैव लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या है कि मतलब इंग्लिश का कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल इतना नहीं हम यूज़ कर पाते हैं। वही आपके गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइजेस होते हैं, है ना, बुक्स में, तो वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ठीक है, देयर आर नो एक्टिविटीज इन्वॉल्व, अंडरस्टूड? सो बहुत ही लिमिटेड आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी लर्निंग जो है हिंडर होती है, लर्निंग जो है चैलेंज फेस करती है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो देयर इज लाइक दिस ह्यूज वोकैबुलरी, है ना, बहुत बड़ा वोकैबुलरी है, उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आपको पता होती हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें आप पढ़ पाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि क्लासरूम में ही स्पेलिंग्स आर करेक्टेड, प्रोनाउंसिएशंस इज करेक्टेड, हर चीज को पूरा किया जाए, विच इज अगेन अ बिग चैलेंज फॉर अ टीचर, बिकॉज क्लासरूम्स के साइजेस बहुत बड़े होते हैं। अगेन दिस कैन बी हेल्प अगर आप पीयर ग्रुप स्टडिंग करें। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन।
नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग होती है, ठीक है। दिस इज अगेन समथिंग दैट वी हैव फेस्ड ओवर द इयर्स। एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग होती है इन क्लासरूम्स। विद द न्यू एजुकेशन सिस्टम ये थोड़ा सा कम हो गया है सीसी के आने के बाद से। इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट क्या होता था कि पूरा जो हमारा सिलेबस है ना, जो हमारा टीचिंग सिलेबस है, इट हैज़ बीन क्रिएटेड कि इतने एग्जाम्स में इतना आ जाएगा तो इतना पढ़ा दो, ठीक है। सो एग्जाम के बेसिस पे हमने सिलेबस क्रिएट करा है, एग्जाम्स को सिलेबस के बेसिस पे क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा आपका लर्निंग हो रहा है, अपना लर्निंग उससे नहीं हो रहा है, आपके स्किल्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? तो उस वजह से भी आप ढंग से लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाते हैं, ढंग से लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप उतना ही पढ़ोगे जितना आपके एग्जाम में आना है, राइट? आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इन एग्ज़ाम में उतना ही करिकुलम में दिया हुआ है, इस वाले एग्ज़ाम में इतना आ रहा है, आपने फॉर दैट टाइम बीइंग उतना मग अप करके रख लिया, उसको ना ही प्रैक्टिस किया, ना कुछ किया। सिंपली इतना एग्ज़ाम में आना है, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन्स आने हैं, आपने चेक कर लिए एंड उतना ही आप लिख के आ गए। दैट इज़ ऑल्सो वेयर लर्निंग गेट्स हिंडर्ड, टीचिंग गेट्स हिंडर्ड, ओके। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स, आपके बोलचाल का तरीका डेवलप नहीं हो पाता है इन इंग्लिश। इसीलिए आप देखते हैं ना, इवन दो आफ्टर स्टडिंग फॉर इयर्स, राइट, ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स भी प्रॉपर इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, कन्वर्स नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड। ओके, सो दीज वर चैलेंजेस जो आप एक क्लासरूम में फेस करते हो वाइल टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। अब कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो हम एज टीचर्स फेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स, सॉरी। दिस इज अनदर मेजर टॉपिक जो आपको याद रखना है कि व्हाट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। यूजुअली लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड रीडिंग, राइटिंग और मैथ। किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, वो इन तीनों में से एक चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होगी। अगर हम लर्निंग लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, तो आपके एक चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होगी, ठीक है। नंबर 1 आता है इसमें हमारा डिसलेक्सिया। It is a learning disability in reading. Dyslexia is something that you must have observed in little children also. किसी में कुछ कम होता है कुछ एक्सटेंट तक, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं वो बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। गॉड को गॉब पढ़ेंगे, अंडरस्टूड, लिखेंगे भी ऐसे ही। तो दिस इज समथिंग जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें बी और डी में कंफ्यूज रहते हैं वो लोग, एल और आर नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से, राइट। सो दीज आर सम लर्निंग डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटी जो उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है डिसलेक्सिया में? आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, वट एवर यू आर रीडिंग, उसके बीच में आप कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हो, आप उसे समझ नहीं कर पाते हो, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग दैट हैपेंस इन डिसलेक्सिया, ठीक है। आपने जो पढ़ा है उसका मतलब ही नहीं समझ आया आपने क्या पढ़ा है, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिसकैल्कुलिया। दिस इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ मैथ, ठीक है। मैथ्स में होती है स्टूडेंट्स में, उनको इफेक्टिवली वो मैथ नहीं कर पाते हैं, उनको सीक्वेंसिंग समझ नहीं आता या मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ का, ये डिसेबिलिटी आती है, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिसग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी विच इन्वॉल्व्स राइटिंग, फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग और मेंटल एक्टिविटी। सॉरी गाइज। सो इसमें क्या होता है, राइटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसे आप ढंग से वर्ड्स एंड लेटर्स में नहीं लिख पा रहे हैं, वर्ड्स एंड लेटर्स के फॉर्मेशन में दिक्कत होती है, ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है। अगेन सेम चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया ना, बी का डी लिख देंगे, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन राइटिंग disabilities that we find, okay. Next we have dyspraxia। इसमें क्या होता है, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, आपके मोटर स्किल्स में
प्रॉब्लम है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उनको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। इसी का एक और टर्म है, आ जाता है एस्प्रैक्सिया ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? दिस कैन बी करेक्टेड, okay, with proper methods and improvements in students. This can be corrected, this cannot be corrected. This can lead to paralysis also, so it is very very dangerous in students. So it's important कि आप उसको earlier ही identify कर लीजिए, because it's a neurological issue. तो आप neurologically effect होता है, brain से effect होता है student को, तो अगर early identify कर लिया जाता है तो it can be corrected. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। एस्पैसिया एंड डिस्फेसिया, यहाँ पे भी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपके सामने जो भी आप उस स्टूडेंट से बोल रहे हो या बच्चे से बोल रहे हो, वो उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द स्पोकन लैंग्वेज, उनको स्पोकन लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स में, सीक्वेंसिंग ऑफ थॉट्स में भी दिक्कत होती है। दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, अगर एस्फैसिया है तो इट कैन नॉट बी करेक्टेड, डिस्फेसिया है तो इट कैन बी cured or corrected. Okay, so these are some learning disabilities and disorders. Let's have a look further. Next we have auditory processing disorder, ठीक है। इसमें साउंड और हियरिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। स्पीड से अगर आप बोल रहे हैं किसी के सामने, ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर वाले बच्चे के सामने अगर आप स्पीड से बोल रहे हैं, स्लो मोशन में नहीं बोल रहे हैं, तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे, वो वर्ड्स के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, और उनका जो बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो भी क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, माइनर डिफरेंसेस इन शेप्स, रिवर्सिंग लेटर्स और नंबर्स, ठीक है। जो भी वो देख रहे हैं उनमें माइनर डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इफ यू रिमेंबर दैट मूवी तारे जमी पर, राइट, उसमें दैट किड वाज सेइंग द लेटर्स आर डांसिंग, राइट, सो दैट पर्सन हैड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कि उनको जो लेटर्स थे वो नाचते हुए दिखाई देते थे, ब्लर्ड दिखाई देते थे, दे वर नॉट सीन इन एन ऑर्डर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफन स्किप कर देते हैं वर्ड्स को, बोलते नहीं हैं क्लियरली, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज नॉट अ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लेकिन इट कैन हैम्पर और डिस्टर्ब लर्निंग, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, स्टूडेंट्स विद दिस प्रॉब्लम हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग स्टिल, स्टेइंग फोकस्ड, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, कुछ बच्चों को दिखाते हैं वो कॉन्स्टेंटली टैपिंग, right, or constantly moving their feet or constantly shaking their head like this. So those children are affected with ADHD. वो फोकस नहीं बना पाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में उनको दिक्कत आती है। सो इट इज नॉट अ लर्निंग ऑर्डर पर से, बट सिंस उनको ये दिक्कतें हैं तो लर्निंग इतनी इफेक्टिवली वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटिज्म, विच इज क्वाइट known nowadays. n number of movies have been made, सब करेक्टली नहीं दिखाते, बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी फॉरेस्ट गंप। इफ यू गाइज हैव सीन दैट मूवी, इफ यू हैव नॉट सीन दैट मूवी, प्लीज वॉच दैट मूवी, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। इसमें बहुत ही करेक्टली ऑटिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है, एंड द एक्टर हैज डन अ मार्वलस जॉब, सो ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच इट, ठीक है। बहुत ही करेक्टली दिखाया गया है व्हाट ऑटिज्म इज, ठीक है। बाकी मूवीज में उतना करेक्टली शायद नहीं दिखा पाते हैं, दे स्टीरियोटाइप यूजुअली, तो इसमें स्टीरियोटाइप नहीं किया गया है, सही तरीके से दिखाया गया है कि ऑटिज्म होता क्या है, ठीक है। और ऑटिज्म में दिक्कत आती है आपको एकेडमिक स्किल्स में, ठीक है ना, आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली ऑटिज्म में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव हो जाते हो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ आता है, नो बॉडी लैंग्वेज का दिक्कत आता है आपको, न्यू लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं, नो इंटरैक्शन,
ओके, सो ऑल ऑफ दिस हैपेंस। बहुत बार आई कांटेक्ट करने में या ब्राइट कलर्स देखने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट यू वॉच दिस मूवी. It would give you a perfect example of what autism is, and you can understand it at a better level. Okay, I hope this is clear. So these were certain difficulties and challenges हमने पढ़े. These were certain learning orders जो हमने पढ़े, जो आपके रीट के एग्जाम में आते हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश टीचिंग में कौन सा चैलेंज होता है? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. लैक ऑफ बुक्स, native language of learners different from the teachers, cultural differences, all of the above. तो सारे ही हैं हमारे लिए challenges, अभी हमने पढ़े, ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट होगा तो भी प्रॉब्लम है, कल्चरल डिफरेंसेस भी प्रॉब्लम है, ठीक है? सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर. लैंग्वेज डिसऑर्डर का फीचर क्या है? लिमिटेड वोकैबुलरी, more lexical errors, inability to produce complex grammar, all of the above again. ठीक है, सारे ही लैंग्वेज डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जाती हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका, विच वन इज अ चैलेंज इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास. लैंग्वेज क्लास पढ़ाने में क्या चैलेंज आता है? लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, मोर इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, रीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, गुड लेसन प्रेपरेशन. इसमें से चैलेंज क्या है? ए. अगर आपका इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल नहीं होगा, कम इंटरेस्टिंग होगा तो स्टूडेंट वुडंट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, ठीक है? A language learner makes error because the learner has acquired only partial knowledge of the language. The learner has acquired complete knowledge of the language. The learner enjoys making errors. The teacher has permitted him to make errors. So obviously A is the answer. अगर partial knowledge होगा तभी आप errors करेंगे as a language learner. Complete knowledge होगा तो आप errors नहीं करेंगे. आपको errors करने में मजे आते नहीं हैं. टीचर्स कभी नहीं बोलेंगे आपको एरर करने में. सो दिस वाज अ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करने वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं. आपने जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, चैलेंजेस पढ़े या लर्निंग डिसऑर्डर्स पढ़े, उनको आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है. उस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट के एग्जाम में आते हैं. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. हमने चैलेंजेस कर लिए, राइट? And we have done learning disorders. So kindly remember both of these characteristics. आप याद रखिए दोनों ही चीज़ों के, और आपके 2-3 नंबर आराम से इसको टॉपिक से जो आते हैं वो क्लियर हैं, ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू पीपल, राइट? एंड आपको पसंद आया हमने क्या क्या पढ़ाया आज, और आपको याद रहेगा एग्जाम के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वैसे आई एम होपिंग आपके एग्जाम प्रेपरेशन अब तक हो चुकी होगी और आप अच्छे से रिविजन करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Kindly like, share and subscribe to our channel and have a nice day.